हरे कृष्णा। देखिए, मैंने अभी आपको ना एफएम में लेवरेज का टॉपिक पढ़ाया। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली चैप्टर था। उस चैप्टर में लेवरेज का टॉपिक किया है, कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक बचा है। बट उसको कराने के लिए पहले मेरे को आपको ये चैप्टर कराना पड़ेगा जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बिल्कुल परेशान बिल्कुल ना होइए, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, सीक्वेंस वाइज चलूंगा। जब आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि पहले ये क्यों पढ़ाया, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि बिना ये चैप्टर पढ़े वो रटना पड़ेगा, समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं, आप बस कूल रह के पढ़ते रहिए, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज लेसन नंबर 14 की, जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? पहली बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल वर्ड आप सभी ने सुन रखा है। अच्छा, अगर मान लो मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मे बी इन एनी फॉर्म, लेट्स से मैं कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं और मेरे को कैपिटल की नीड है, पैसों की नीड है, तो वो पैसा मैं कहां कहां से ला सकता हूं, जरा बताओ। लोन ला सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। और फाइनेंस कैसे कर सकते हैं? फाइनेंस मतलब बैंक से लोन हो गया वही। और शेयर्स इशू कर सकते हैं, मे बी इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, मे बी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, और डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं फाइनेंस कराने के, पैसा लाने के। जहां से भी हम पैसा लाएंगे हमें बदले में उनको कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए बैंक से लोन लाते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिबेंचर्स इशू करते हैं तो भी इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, इक्विटी का डिविडेंड। अब इस पे चर्चा करेंगे। यानी जहां जहां से हम पैसा लाएंगे वहां वहां पे बदले में हमें कुछ देना पड़ेगा। अच्छा, हमें देना पड़ेगा तो मेरे लिए इनकम है कि मेरे लिए एक्सपेंस है? एक्सपेंस यानी कॉस्ट है। इसीलिए चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमेशा याद रखना, इस दुनिया में एक इंसान के लिए अगर इनकम हो रही होती है तो टेबल के उस तरफ बैठे इंसान के लिए एक्सपेंस हो रहा होता है। जब आपकी जॉब कहीं पे लगेगी तो आपको हर महीने के लास्ट में मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय, लेट्स से 1 करोड़ रुपए। सुबह सुबह अच्छी अच्छी बातें बोलने में क्या ही जाता है कि नहीं, जो बोलना ही है। बोलने में कोई टैक्स लगाया नहीं, सरकार ने लगाती तो हम सोच समझ के बोलते हैं। लेकिन जब आपके पास ये मैसेज आएगा तो किसी और के पास भी मैसेज गया होगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय। तो जाहिर सी बात है, गिव एंड टेक का है यहाँ पे। किसी के लिए इनकम है, किसी के लिए एक्सपेंस है। कोई खुशी मना रहा हो, कोई कहीं ना कहीं कोई दुख भी मना रहा होता है। ओके, तो हम लोग ये चैप्टर क्या करने वाले? हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं नॉर्मली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंपनी जब पैसा लेके आती है तो बदले में उसको कुछ देना पड़ता है। अच्छा, मान लो कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। लेट्स से कंपनी गई लोन लेने, मान लो कंपनी गई लोन लेने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है सर हम आपको 10% पे लोन दे देंगे। और वहीं पे इसके पास एक और ऑप्शन है, वो गई आईसीआईसीआई बैंक। वो कह रहा है सर हमसे आप 8% पे लोन ले लीजिए, 8% ब्याज पे। एज अ कंपनी, कंपनी को किससे लोन लेना चाहिए? एसबीआई से कि आईसीआईसीआई बैंक से? जाहिर सी बात है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा है, आईसीआईसीआई बैंक। यानी जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम ऐसे सोर्सेस को सिलेक्ट करेंगे जिन सोर्सेज में हमारी कॉस्टिंग कम आएगी, जहां ब्याज वगैरह कम देना पड़ेगा। ये चैप्टर हमें यही निकालना सिखाएगा कि आखिर कॉस्ट निकालते कैसे हैं। सर निकालते कैसे हैं? ये तो बड़ा सिंपल है सर। अगर 10% लोन का रेट है तो 10% कॉस्ट है, 8% रेट है तो 8%। नहीं बेटा, कुछ तरीका होता है, भी समझाऊंगा। पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूं, जैसे डिबेंचर्स या लोन अगर आप लेते हैं तो आपको ब्याज देना होता है। अच्छा, क्या ब्याज देना है कि नहीं देना है ये डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट्स पे, कि प्रॉफिट्स होंगे तो देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे, कि देना ही पड़ेगा? देना ही पड़ेगा। नॉर्मली ये जो आप इंटरेस्ट देते हैं ये कहलाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दो चीजें होती हैं। ये सुना है कभी कि मेरे मुंह से पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहे हैं तो बोलो ना, मैं अच्छा लगता है। पहली बार सुन रहे हैं? हाँ ठीक है। देखो, एक होता है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि आपका प्रॉफिट हो ना हो आपको वो खर्चे देने हैं।
और कुछ होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का बंटवारा। जैसे हमने पैसा कमाया तो हमने उस पैसे में से इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया, वो है पैसे का बंटवारा। जैसे रेंट हो गया, मान लो आपने एक फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, आपको क्या लगता है प्रॉफिट्स होंगे तो देंगे, नहीं कि देना ही पड़ेगा? देना ही पड़ेगा। तो वो क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट वगैरह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आप कमाए ना कमाए, ज्यादा कमा ले, आपको देना वही पड़ेगा जो आपका और उसका, आपका और बैंक या जिससे भी आप लोन लाए हैं या जिससे भी आपने डेट इश्यू करें, आपका और उसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट है, आपको वो बियर करना पड़ेगा। बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं? इंटरेस्ट तो नहीं देते, क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। आमतौर पे प्रेफरेंस का डिविडेंड भी फिक्स्ड होता है। प्रेफरेंस का डिविडेंड आपने कभी शायद देखा हो स्कूल वगैरह में, कभी कोई बैलेंस शीट आती थी उसमें ऐसे लिखा होता है, लेट्स से 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वाज दैट 13%? वो क्या था? वो डिविडेंड का रेट था। तो 10%, 12%, 14%, एनीथिंग। तो प्रेफरेंस शेयर पे भी आमतौर पे डिविडेंड का रेट फिक्स होता है कि हमें आपको इतना देना है। बात करिएगा इक्विटी की। इक्विटी शेयर सभी ने सुन रखे हैं। क्या इक्विटी वालों के साथ हमारा डिविडेंड का रेट फिक्स होता है? नहीं भाई, रेट तो बिल्कुल भी हमारा उनके साथ फिक्स नहीं होता। हमारा कोई रेट को लेके कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इक्विटी वालों के साथ नहीं होता। वो तो डिपेंड करता है, अगर प्रॉफिट होंगे तो हम इक्विटी शेयर पे डिविडेंड देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे। कंपनी लॉ के आप लोग जानकार भी हैं, शायद आपने पढ़ा हो या पढ़ेंगे कि इक्विटी वालों पे डिविडेंड देना ना देना हमारी अपनी मर्जी है। कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि हमें देना ही पड़ेगा। सही है कि नहीं? कि एक लॉ बदल तो नहीं गया? ऐसा तो नहीं कि मैं रात से सो के अभी सुबह उठा तो लॉ बदल गया, नहीं ना। इक्विटी वालों पे डिविडेंड देना नहीं देना हमारी मर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हम ये कह सकते हैं कि इक्विटी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो जीरो होती है? भाई देखो, डिबेंचर्स पे, लोन पे हमें ब्याज देना ही पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जीरो नहीं हो सकती। प्रेफरेंस का भी कहीं ना कहीं रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इक्विटी की कॉस्ट जीरो होती, क्योंकि वो तो हमारी मर्जी है, दें या ना दें? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? हैंड रेस करो, डरने की बिल्कुल बात नहीं, आप मेरे साथ चलते रहो। हाँ, ओके। और कोई ऐसा बच्चा जो मेरी बात से सहमत ना हो? ओके, एक आप सहमत नहीं है, दो बच्चे मेरी बात से सहमत नहीं। चलिए समझते हैं इसको, एक एग्जांपल समझते हैं कि आखिर इसका सही आंसर क्या है। मान लीजिए आप सीएस बन गए। अरे इसमें तो हाँ बोल दो कि आपको बिल्कुल यकीन नहीं है दूर दूर तक, है ना? हाँ। और मान लेते हैं आप सीएस बन गए और आपने पैसा कमाया, मेहनत करके कमाया, है ना? चोरी चकारी तो करी नहीं, तो आपकी मेहनत की कमाई है, आपकी खून पसीने की कमाई है, ठीक है। आपने कुछ मेहनत कर करके पैसा जोड़ा। कितना जोड़ लिया बताओ? आप ही बताओ, कितना पैसा जोड़ लिया आपने? 10 करोड़ जोड़ लिया। चलो थोड़ी कम ही रकम मानते हैं, रियलिटी में रहते हैं। मान लो आपने 1 लाख रुपीस जोड़ लिए, 1 लाख रुपए आपने जोड़ लिए। अब आप सोच रहे हो यार इस 1 लाख रुपए को कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना? आपने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देखे मार्केट में, लेट्स से आपको 2 ऑप्शंस दिखाई दिए। एक ऑप्शन था कि आप बैंक में एफडी करा दो, वो एफडी वाला मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपको 10% रेट दे रहा है। बैंक में एफडी करा दो, मान लेते हैं 10% का ब्याज वो कह रहा है हम आपको दे देंगे। और दूसरा ऑप्शन था कि एक कंपनी ए है, इसके आप इक्विटी शेयर्स खरीद लो। अच्छा, इसके इक्विटी शेयर्स जो हैं लास्ट 5-10 साल में बढ़े नहीं है, जैसे के वैसे ही हैं, जितने के थे उतने के ही हैं, कोई बढ़े नहीं है। और लास्ट 5-10 साल में हमने देखा तो इस कंपनी ए ने 5-6% से ज्यादा का डिविडेंड नहीं दिया है। बात समझ रहे हैं? 2 ऑप्शन हैं आपके पास, आपका अपना पैसा है। एफएम समझने का सबसे मूल मंत्र यही है, खुद के पैसे के बारे में अगर आप सोचोगे ना तो आंसर सही आता है। दूसरों के पैसों के बारे में सोचोगे तो इंसान तो डुबाले में लगा ही दूसरे को, ठीक है? अपने पैसों के बारे में सोचो कि आपका खुद का पैसा है। 2 ऑप्शंस हैं, आप अपने फ्री हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि मे बी कंपनी के, आप कंपनी एक में लगा लें, बट कंपनी ए में हमें पिछले सालों में कुछ एप्रिसिएशन दिखाई नहीं दिया है और डिविडेंड का रेट भी 5-6% से ज्यादा नहीं, और आने वाले सालों में भी हमें यही उम्मीद है कि ना कोई एप्रिसिएशन दिखाई देने वाला है, ना ही डिविडेंड का रेट ज्यादा होने वाला है। वहीं एक दूसरा ऑप्शन है कि बैंक में एफडी करा दें, वो 10% रेट दे रही है। कहां लगाएंगे? आपका पैसा है, आपकी अपनी चॉइस है। एक प्रूडेंट इंसान
समझदार इंसान कहां लगाएगा अगर ये दो सिनेरियोज हैं तो? एफडी में। कितने लोग? ठीक है, आप सब सही बोल रहे हैं कि अगर ये दो सिनेरियो है तो हम भाई एफडी चुनेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, इक्विटी शेयर नहीं चुनेंगे, राइट? अच्छा, इक्विटी शेयर क्यों नहीं चुने, एफडी क्यों चुने? आंसर तो आपने सही दिया, रीजन क्या उसके पीछे? रिटर्न कम है। चलो ठीक है, पहले का आंसर बिल्कुल सही है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं, ये आंसर सही था। प्लीज सुनते जाइए, आपको कुछ बताना है कि पूछना है? पूछना है कि बताना है? बताना है तो बताइए, हाँ बताइए। ओके, दूसरा कह रहे इक्विटी में रिस्क है साहब, कह रहे हैं इक्विटी में रिस्क है, एफडी में रिस्क नहीं, इक्विटी वाले 5-6% दे रहा है, पता नहीं इस बार वो भी दे नहीं दे, हो सकता है हमारा पैसा ही डूब जाए, ठीक है ना? अनश्योरिटी ऑफ प्रॉफिट्स कह रहे हैं, अनश्योरिटी ऑफ डिविडेंड कह रहे हैं, ठीक है। मैं दूसरा आपके सामने दूसरा ऑप्शन रखता हूं, कंपनी ए का हमने ट्रेंड देखा तो वो 8-10% का डिविडेंड बांटती है और ऑन एवरेज 10% का डिविडेंड बांटती है, और ऐसा माना जा रहा है आगे वाले सालों में भी इतना ही बांटेगी, ज्यादा नहीं बांटेगी, और कोई एप्रिसिएशन नहीं है। वहीं एफडी भी 10% है, दोनों पे 10% रिटर्न है, आपका अपना पैसा है, चॉइस इज योर्स, कहां लगाएंगे? इक्विटी में लगाएंगे आप कि बैंक की एफडी में? अपना पैसा है, हमें देखिए, हमें खुश करने के लिए नहीं बोलिएगा, क्योंकि अपना पैसा इंसान ना बहुत सोच समझ के लगाता है, जब वो खुद खुश होता है, भले ही सामने वाला उल्टा खड़ा हो जाए कि यहां लगा दो, ऐसा तो है नहीं कि आप लगा देंगे। कहां लगाएंगे? एफडी में लगाएंगे। क्यों एफडी में? अभी अभी यार दोनों में 10% दे रहे हैं, तो आप तो इंडिफरेंट है ना, कहीं भी लगा दे, क्या ही फर्क पड़ रहा है? कि फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? इक्विटी शेयर्स का भरोसा नहीं है साहब, रिस्क है ना साहब, एफडी में तो फिर भी रिस्क नहीं है इतनी, इक्विटी में रिस्क है, तो सेम रिटर्न के लिए हम फिर इक्विटी में क्यों जाएं, हम तो एफडी में चले जाएंगे। तो यानी इक्विटी में आप कब लगाएंगे? इक्विटी में कब लगाएंगे? जब इक्विटी का रिटर्न ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एफडी, इन कंपैरिजन टू डिबेंचर्स। क्यों? क्योंकि इक्विटी में रिस्क सबसे ज्यादा होती है, इक्विटी में रिस्क सबसे ज्यादा होती है। तो एज अ इन्वेस्टर, जब भी कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है, तो क्या इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन होती होगी कि बदले में हमें कुछ मिले, कि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती होगी? इन्वेस्टर ने अपनी हार्ड अर्न मनी किसी भी कंपनी के, लेट से इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करी, आज मैंने रिलायंस के 10 शेयर खरीद लिए, तो मेरी पीछे एक्सपेक्टेशन होगी कि नहीं कि यार आज मैंने लेट से रिलायंस का 5,000 का शेयर खरीद लिया, तो वो 5,000 का 6,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, हैं, और डिविडेंड बढ़िया मिली, मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि नहीं? कि मेरे को लगेगा अरे ठीक है 5,000 खरीद लिया, 2,000 का हो जाए? नहीं ना, एक्सपेक्टेशन होगी, तभी तो हमने खरीदा। अगर हमको लग रहा था कि वहां पे हमको बैंक की एफडीज वगैरह से भी कम रिटर्न मिलने वाला है, तो हम उसमें जाते ही नहीं, वहां फिर भी सिक्योर्ड होता है एफडी में। तो अगर हम इक्विटी वगैरह में गए हैं तो हमने ज्यादा रिस्क लिए, मानते हैं यस और नो? एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस हमने ज्यादा रिस्क उठाई है। अगर हमने ज्यादा रिस्क उठाई है तो हमारे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होगी। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन है, वो कंपनी की कॉस्ट है। भले ही लॉ कहता हो कि आप डिविडेंड दें या ना दें इक्विटी को, आपकी मर्जी है, बट प्रैक्टिकल जगत में साहब ऐसा नहीं हो पाता। प्रैक्टिकल जगत समझिए, मान लीजिए आपने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे बड़ी उम्मीद में कि ये कंपनी हमको 12% 15% का रिटर्न देगी, उस कंपनी ने रिटर्न दिया 4-5% का। आप 1-2 साल देखेंगे, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? उस कंपनी के शेयर्स बेच देंगे और किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे, जो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी उसके शेयर्स खरीद लेंगे। जाहिर सी बात है, आपका अपना पैसा है। जब आप जो कंपनी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है उसके शेयर्स बेचेंगे, तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स के भी आप जानकार होंगे, मैं बोलता रहता हूं, आप जानकार हैं कि नहीं है? मार्केट में जो शेयर का प्राइस है वो बेसिकली देखिए, स्टॉक एक्सचेंज है, घटता बढ़ता है, तो मेन उसमें क्या है, कैसे घटता बढ़ता है? डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। जब आप शेयर्स बेचेंगे, क्यों? क्योंकि वो कंपनी आपकी एक्सपेक्टेशन जितना परफॉर्म नहीं कर पाई। आप शेयर्स बेचेंगे तो केवल आप ही नहीं बेच रहे होंगे, बहुत से लोग बेच रहे होंगे, मार्केट में सप्लाई बढ़ी हुई होगी, और वहीं एट द सेम टाइम डिमांड उतनी होगी नहीं। जब सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड उतनी होगी नहीं, तो उस कंपनी के शेयर के प्राइस कम होने लगेंगे। क्या कोई भी कंपनी ये चाहेगी कि मेरे शेयर के प्राइस कम हो जाए? क्या कोई भी कंपनी चाहेगी कि यार ऐसा, देखो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फाइनेंस मैनेजमेंट, क्या कोई कंपनी चाहेगी ऐसा फाइनेंस मैनेजमेंट कर दे? मान लीजिए आपकी जॉब लगी रिलायंस में, आपने कहा सर
हमको केवल आप 1 साल रखिए जॉब पे, देखते ही देखते आपकी कंपनी हम कहां से कहां पहुंचा देंगे आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा कहां से कहां पहुंचा, ये तो नहीं करना है। फाइनेंस मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपकी कंपनी कहां से, आप समझ पा रहे हैं ना मेरी को? हाँ, तो सिंपल सी बात है कि भैया जब हम कहते हैं कि क्या इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0 होती है, आंसर इज नो। इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बाकियों की कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मुकाबले बल्कि और ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। इक्विटी वाला कहता है यार हमने डिबेंचर छोड़ के इक्विटी शेयर खरीदे, हमने बैंक की एफडी छोड़ के इक्विटी शेयर खरीदे, हमने प्रेफरेंस शेयर छोड़ के इक्विटी शेयर खरीदे, हमने ज्यादा रिस्क की एसेट में लगाया है, तो हमें ज्यादा चाहिए ना। और जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, जो उसकी डिमांड है, वो आपकी कॉस्ट है, आपको मीट करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आप मीट नहीं करेंगे। समझ में आई? जितनी ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब सीएस करने निकले हैं, आपकी क्या उम्मीद है? सीएस बनने के बाद आपको बदले में कुछ रिटर्न चाहिए होगा, है ना? आपको भी गांधी जी कमाने हैं, है ना? लालची इंसान आप भी कम नहीं है। क्या उम्मीद है? 2-4-5 हजार रुपए की तनख्वाह से काम हो जाएगा? मान लो सपोज करो आप सीएस बन के निकले, मान लेते हैं, और कहीं पे जॉब है, वो कह रहा है हम साहब 5 हजार रुपए महीना देंगे आपको। बीकॉम वाले को भी वही दे रहा है 5 हजार रुपए महीना, आपको भी दे रहा है। आप करेंगे? क्यों? क्या दिक्कत क्या? दोनों की उम्र सेम है, दिक्कत क्या? क्यों नहीं करना चाह रहे? आप कहेंगे इस दिन के लिए थोड़ी ना हमने अपनी रातें काली करी थी, इस दिन के लिए थोड़ी ना ऐसा था कि लोग घूमने जाते थे और हम कहते थे हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, यही मेरे भगवान, हम भी फिर मौज कर रहे होते। तो आपको बदले में रिटर्न ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने टाइम लगाया, आपने एक ऐसा कोर्स किया जिसमें अनसर्टेनिटी है। एट द एंड ऑफ द डे जब तक डिग्री मिल ना जाए तब तक तो अनसर्टेनिटी है ना। ये तो सच्चाई है इस कोर्स की, है कि नहीं? ये सारे कोर्सेज की सच्चाई वैसे तो सिंपल सी बात है, जब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात आएगी तो हर एक सोर्स की कॉस्ट तो है, किसी की कॉस्ट कम है, किसी की कॉस्ट ज्यादा है। आप जब छोटे थे स्कूल गए थे कि नहीं? कोरोना वरोना वाला बैच था, क्या था कोरोना वाला बैच? कभी गए नहीं स्कूल? देखा कैसा दिखता है स्कूल अंदर से? अच्छा, कभी स्कूल में ये पढ़ाया गया कि आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होता है? कभी नहीं ना। समझ में आजकल स्कूल में पढ़ाया गया तो बताओ फिर कितना होता है? ऑनलाइन था, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाते हैं सब, ऑनलाइन में गंदी बातें नहीं सिखाते हैं सा। आपका सही स्कूल था, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, सही बता रहे हो, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बुकों में लिखा होता है कि आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो होता है 2:1 का, है ना? आप लोग अगर कभी काश स्कूल में पढ़ा होता तो शायद पता होता 2:1 का। तो मैं देखता हूँ जैसे जैसे और नई नई जनरेशन आ रही है, बैचेस और नए नए मेरे पास आ रहे हैं, वो स्कूल में बिल्कुल डिब्बा गोल है उनका। पता नहीं या तो स्कूल वालों ने पढ़ाना बंद कर दिया या बच्चे बहाने, पता नहीं। खैर, आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो ऐसा स्कूल में पढ़ाया जाता है कि 2:1 का होता है। इसका मतलब समझते हैं? 2:1 का मतलब ये होता है कि अगर लेट से आपको अपने व्यापार में 3 रुपए लगाने हैं, आपको एक बिजनेस शुरू करना है, मान लीजिए आपने सोचा कि यार मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, मोबाइल फोन का बिजनेस शुरू करेंगे, तो अगर 3 रुपए की जरूरत है, 3 रुपए में 2 रुपए होने चाहिए डेट के। जब हम डेट बोलते हैं तो डेट इंक्लूड्स डिबेंचर, लोन, जिसमें भी हमें इंटरेस्ट देना है। तो 2 रुपए लगाने हैं डेट के और 1 रुपए लगाना है हमें इक्विटी का। ये होता है आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो, जो स्कूल में सिखाया जाता है। मतलब मान लो अगर 3 करोड़ रुपए लगाने हैं तो 2 करोड़ डेट और 1 करोड़ की इक्विटी। इसके बाद मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें टॉपिक पढ़ाया था लेवरेज का। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में यह पढ़ाया जाएगा कि हमें जो टोटल कैपिटल की जरूरत है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 लाख, 5 लाख, जो भी, जो हमें कैपिटल की जरूरत है वो कहां से लाएं, उसका स्ट्रक्चर कैसे रखें, कितना डेट रखें, कितना इक्विटी रखें, कितना प्रेफरेंस शेयर रखें, कहां से पैसा लेके आए। बट साहब उस चैप्टर की जरूरत क्या? जब स्कूलों में किताब में लिखा होता है कि आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो इज 2:1, देन व्हाट इज द नीड ऑफ दैट चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर? रीजन बीइंग कैपिटल स्ट्रक्चर में यही पढ़ा जाए कितना डेट कितना इक्विटी। अगर ये 2:1 प्रैक्टिकली सही होता तो ये चैप्टर नहीं होता। एफएम में 1-2 चैप्टर आपके कम हो जाते। आप घर से कोचिंग आने के लिए निकले, रिक्शे में बैठे, रिक्शे वाले ने पूछा क्या पढ़ने जा रहे हो? आपने कहा जा रहे कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ने।
कितना डेट लगाए, कितना इक्विटी। कह रहे दत्त तेरे की, अरे हमसे पूछो 2:1 में लगाओ। उसने रिक्शा मोड़ा, वापस चलो घर चलो बैट बॉल खेलते हैं। सबको पता होता फिर कोई एक्सपर्ट के पास जाता नहीं। देखिए जो 2:1 है ये किताबी बात है, प्रैक्टिकल जीवन में तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है, आपको क्या चीज सस्ती मिल रही है, क्या चीज महंगी मिल रही है। हो सकता है आपका नया व्यापार हो, मार्केट में आपकी गुडविल ऐसी खराब है कि लोग कहते इसको पैसा दे दिया तो डूब ही जाएगा। आप कह रहे नहीं हम तो 2:1 लगाएंगे, कोई कह रहा हम लोन तुमको 1 रुपए का नहीं देंगे। अब क्या करोगे, नहीं कर सकते ना, आपको खुद का पैसा लगाना पड़ेगा। तो वो जो 2:1 है वो किताबी बात है, प्रैक्टिकल जीवन में बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसीलिए चैप्टर बनाया गया कैपिटल स्ट्रक्चर। बट जैसा कि आपने कहा कि वो चैप्टर बचा है, तो मैं आपको पहले ही समझा देता हूं, वो इसलिए नहीं पढ़ा सकता अभी, जब तक मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ाऊंगा तब तक मैं कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाऊं कैसे। दुनिया में टीचर पढ़ा देते, वो रटवा देते हैं, जो करते हैं वो उनकी दिक्कत है। मैं तो सिंपल बात करता हूं, जब बच्चे को मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि डेट से पैसा लाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है, इक्विटी से पैसा लाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है, प्रेफरेंस से पैसा लाते हैं तो कॉस्ट कितनी है, लोन की कॉस्ट कितनी है, तो मैं कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाना सिखा दूं। पहले कॉस्ट तो सिखाऊं, जब कॉस्ट सिखाऊंगा तब तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमें वो चीजें चुननी जिनकी कॉस्टिंग कम है और उससे हमें स्ट्रक्चर बनाना है मजबूत। आप समझे लिंकिंग क्या है। उससे पहले लेवरेज क्यों पढ़ाना पड़ा, उसका भी कारण सुन लो अगर सुनना चाह रहे हो। उससे पहले लेवरेज इसलिए पढ़ाना पड़ा क्योंकि आपको पता चल जाए कि लोन ज्यादा लाना भी अच्छी बात नहीं, कम लाना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि लोन अगर आप बहुत ज्यादा ले आएंगे तो आपकी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रही थी, फिक्स कॉस्ट बढ़ रही थी। समझ में आ रहा है, इसलिए वो सब पढ़ाना पड़ता है, बहुत सोच समझ के पढ़ाना पड़ता है। शुरुआत करें चैप्टर की, तो शुरुआत करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा अगर मोटी मोटी बात करें। एक तो हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करेंगे पूरे चैप्टर में, यानी हम शॉर्ट टर्म की बात यहां पे नहीं करने वाले। शॉर्ट टर्म 2 4 10 दिन 1 महीने 2 महीने के लिए जो पैसा लाना उसकी बात यहां नहीं करने वाले, उसके लिए एक अलग चैप्टर बना है, एग्जीक्यूटिव में ही आपको पढ़ाया जाएगा। उसके लिए एक चैप्टर है वर्किंग कैपिटल का, वहां पे बात करेंगे। ठीक है, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होती है, रिस्क फ्री रेट क्या होता है, बीटा किसको कहते हैं, रिस्क प्रीमियम, सब एक एक करके आएगा, बहुत अच्छे से मैं आपको सब समझाऊंगा। चलिए शुरुआत करता हूं, आइए इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करते हैं। मिल गया सबको। चलो शुरुआत करने से पहले एक एग्जाम्पल आपसे और पूछ लेता हूं फिर पढ़ाता हूं। मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं ये पेन का बिजनेस करूंगा, मैंने कहा यार ये पेन की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, यार पेन के लिए प्लांट लगाता हूं, इन्वेस्टमेंट करता हूं, और मेरे को पैसों की जरूरत थी। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। और मैं बैंक गया पता करने कि कितने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक हमको लोन देगा। पता चला बैंक हमको 10% पे लोन देने के लिए तैयार है, 10% पे लोन देने के लिए तैयार। हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया कि अगर पेन का बिजनेस करेंगे तो हम कमाएंगे कितना, तो हमें पता चला पेन के बिजनेस से हम 8% कमाएंगे। पेन में पैसा लगाएंगे, पेन बनाएंगे बेचेंगे तो 8% कमाएंगे, लेकिन जहां से कैपिटल ला रहे हैं वो हमसे 10% मांग रहा है। अब मैं बैठ के सोच रहा हूं हमें वो व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पक्का क्यों नहीं करना चाहिए, आप सही आंसर दे रहे, क्यों नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि भैया लोन ला रहे हैं 10% पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 है, इन्वेस्टमेंट जहां कर रहे हैं उस पर जो रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है वो 8% है, उतना भी नहीं मिलेगा तो फिर करने का फायदा क्या, फिर तो घर पे बैठ के तारक मेहता देखें, ये सब करने की फायदा क्या है। तो यानी जितने पे आप लोन ला रहे हैं कम से कम उतना तो आपको कमाना पड़ेगा, उससे ज्यादा ही कमाना पड़ेगा, लेकिन उससे नीचे तो नहीं कमा सकते कि 10% पे लोन ला रहे हैं आप 9% कमा रहे हैं, 8% कमा रहे हैं, व्यापारी नहीं चला पाएंगे। क्यों, क्योंकि आप बाकी जेब से देंगे क्या, लोन पे तो वो ब्याज मांगेगा, वो कहेगा हमको 10% ब्याज चाहिए, आप कमाओ ना कमाओ आपकी दिक्कत है। अब आपने कमाया 8%, लोन लाए थे 10 लाख रुपए का, 10% ब्याज आपको देना है 1 लाख, कमाया 10 लाख रुपए लगा करके 80,000, तो 20,000 जेब से दोगे, कितनी बार जेब से दे दोगे। अंबानी तो है नहीं कि देते जाएंगे, समुद्र भरा हुआ है, एक ना एक समय आएगा जब आपको लगेगा यार वो बिजनेस खत्म करें, बंद करें। दैट मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग कई बार मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। मिनिमम मतलब कि कम से कम इतना तो कमाना पड़ेगा, या इसको हम लोग हर्डल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। ये एक हर्डल रेट ऑफ रिटर्न है कि इसको तो पार करना ही है, इससे ऊपर तो हमें कमाना ही पड़ेगा। बेंचमार्क रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, बेंचमार्क, इससे कम नहीं जाने का। जैसे एग्जाम में आप सभी को पता है आपने बहुत मेहनत करी, आप कह रहे सर इस बार हमने बहुत मेहनत करी, इस बार 30 नंबर लेके आएंगे, 30 मार्क्स,
इससे आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा पार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेंचमार्क की जो है वो 40 का है और एग्रीगेट 50 का है, ठीक है ना। तो बेंचमार्क से नीचे तो जाने का मतलब ही नहीं आता। पढ़ के देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। कह रहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रेट ऑफ रिटर्न है जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट में कमाना पड़ेगा, सो दैट मार्केट वैल्यू आपकी फर्म की अनचेंज है। क्यों? अगर आप उससे भी कम कमाओगे तो आपकी मार्केट वैल्यू चेंज हो जाएगी। सर मार्केट वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी? अभी तो सिखाया। अगर आप जितने पे पैसा ला रहे हो, इंटरेस्ट डेट वगैरह ला रहे हो, प्रेफरेंस पे जो डिविडेंड पे पैसा ला रहे हो, इक्विटी पे जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, उससे भी कम कमाओगे तो आप अपने इन्वेस्टर को, जिसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। और अगर उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, लेट्स से आप इक्विटी शेयर वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, जब आप कम कमाओगे तो उनके लिए बचेगा ही क्या? उनको तो बचा हुआ मिलता है ना। पहले आप कमाते हो कि सबसे पहले इक्विटी वालों को डिविडेंड दे देते हो? सबसे पहले तो आप बाकी इंटरेस्ट देते हो, है ना, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, बहुत सारी चीजें आप करते हो, देते हो, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर जो बचता है इक्विटी वालों को देते हो। जब कम कमाओगे उनके लिए बचेगा नहीं, नहीं बचेगा तो वो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। कैसे छोड़ेंगे? तुमको ब्रेकअप कैसे करेंगे आपके साथ? आपके शेयर बेच देंगे। शेयर बेचेंगे तो आपको पता है सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, शेयर के दाम गिर जाएंगे, आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू कम होने लगेगी। दैट मींस कम से कम उतना तो कमाना पड़ेगा ताकि मार्केट वैल्यू गिरे ना, अनचेंज है। बल्कि कोशिश करो ज्यादा कमाओ ताकि मार्केट वैल्यू आपकी कंपनी की, जब हम फर्म की मार्केट वैल्यू बोलते हैं ना, तो फर्म का मतलब यहां पे कंपनी भी है, फर्म भी हो सकती है, किसी भी तरीके का मॉडल ऑफ बिजनेस जो आप कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा कमाना पड़ेगा ताकि हमारी मार्केट वैल्यू चेंज ना हो। अब फिर से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। इतना तो कम से कम कमाना है सो दैट मार्केट वैल्यू आपकी फर्म की अनचेंज है। इसको यानी हम क्या कह सकते हैं? दस इट इज ए यार्ड स्टिक। एक यार्ड स्टिक है, कितना तो कमाना ही है। या फिर इसको बेसिस ऑफ अप्रूवल कह सकते हैं कि हम व्यापार में पैसा लगाएं कि ना लगाएं। अप्रूवल का बेसिस क्या है कि यार लोन ला रहे हैं 10% पे, तो पैसा तभी लगाएंगे जब वहां पे कमाएंगे 10 से ज्यादा। या इसको हम रिजेक्शन कह सकते हैं ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, कि अगर 10 से कम होगा तो रिजेक्ट कर देंगे इन्वेस्टमेंट को। इन दिस वे इट बिकम्स अ टारगेट रेट ऑफ रिटर्न। देखिए इसके कितने सारे नाम लिखे हैं, जैसे आपका घर का नाम हो सकता है सोनू, चिंटू, बबलू, है ना, वैसे ही इसके बहुत सारे नाम है। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, कितने नाम देखिए। एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो था ही, अंडरलाइन करता हूं, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, एक यार्ड स्टिक बोल दिया, बेसिस ऑफ अप्रूवल या बेसिस ऑफ रिजेक्शन बोल दिया, इसके अलावा टारगेट रेट ऑफ रिटर्न बोल दिया, इतना कमाना पड़ेगा, कट ऑफ रेट बोल दिया, हर्डल रेट बोल दिया, या फाइनेंशियल स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बोल दिया। ये एक फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है हमारे असेसमेंट के लिए कि हमें इतना कम से कम कमाना पड़ेगा। सारे का मतलब आपको समझ में आ गया। या फिर इसको हम लोग मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। मिनिमम बोले तो कम से कम इतना कमाना पड़ेगा। ओके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट विच बिलोंग टू, किसको बिलोंग करती है? इक्विटी को, डेट को, रिटेन्ड अर्निंग को। सर रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग क्या होती होगी? क्या बात है, वेरी गुड। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कंपनी ने पैसा कमाया, इक्विटी वालों के लिए पैसा कमाया। जो आपने टेबल पढ़ी थी ना लेवरेज, मैंने पूरी टेबल पढ़ाई थी, उसमें जहां हम लोग पहुंचते थे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, याद है ना? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी ने कमाया। अब हो सकता है वो पूरा पैसा डिविडेंड के फॉर्म में इक्विटी वालों को बांट दे, और हो सकता है कंपनी को कुछ पैसों की जरूरत हो, उसको मान लो एक आधी मशीन और खरीदनी हो, ग्रोथ करनी हो, तो उसमें से कुछ पैसा रोक लेगी, बचा हुआ बांट देगी। जो पैसा रोक लिया वो कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग। क्या कहलाता है? या जिसको हम रिजर्व एंड सरप्लस भी बोल सकते हैं, जो पैसा हमने रोक लिया। ठीक है। इफ ए फर्म फेल्स टू अर्न रिटर्न एट द एक्सपेक्टेड रेट, आप अपने एक्सपेक्टेड रेट जितना भी नहीं कमा पाए, तो आपके मार्केट वैल्यू क्या होगी शेयर्स की? विल फॉल, एंड इट विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ ओवरऑल वेल्थ ऑफ दी। भाई शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम होगी यानी कंपनी की वैल्यू, मालिक कौन है? वही तो है। तो यानी अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम हो रही है तो कंपनी की वैल्यू कम हो रही। द चॉइस ऑफ फाइनेंसिंग मेक्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल अ क्रूशियल वेरिएबल फॉर एवरी कंपनी। यानी आप क्या चॉइस कर रहे हैं? फाइनेंसिंग, डेट से पैसा लाना है, इक्विटी से लाना है, प्रेफरेंस से, कह रहे ये बड़ा क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल वेरिएबल है हर एक कंपनी के लिए? क्यों? एज इट विल डिटरमाइन आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, इससे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर तय होगा। अब बताओ, ये चैप्टर बिना पढ़ाए कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा दूं? समझ रहे हैं? कंपनीज लुक फॉर द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग, अंडरलाइन करिए वर्ड ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग।
ऑप्टिमल मिक्स बोल सकते हैं, इसको कुछ लोग ऑप्टिमम भी बोलते हैं। ये क्या होता है ऑप्टिमल या ऑप्टिमम? ऑप्टिमल का मतलब होता है सबसे अच्छा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। जैसे इसका एग्जाम्पल, आप लोग चाय पीते हैं? चाय पीते, अगर मान लो आपने एक कप चाय में 1 किलो चीनी डाल दी, पी लेंगे? नहीं पी पाएंगे, क्यों? ज्यादा हो गई चीनी, अच्छा नहीं लगेगा ना। और अगर चाय में आपने चीनी ही नहीं डाली, हम शुगर पेशेंट्स की बात नहीं कर रहे, उनको किनारे कर दिया, ठीक है ना, चाय में चीनी ही नहीं डाली तो भी आप नहीं पी पाएंगे। अब जो लोग चाय पीते, कॉफी, या कुछ बच्चे होंगे आई एम बॉर्नविटा बॉय, बॉर्नविटा गर्ल, जो भी पीते हैं, उसमें एक मात्रा चाहिए, उससे ज्यादा भी खराब, उससे कम भी। या फिर लेट से दाल में नमक, मान लो दाल में बिल्कुल नमक नहीं है, अच्छी लगती है? मजा नहीं आता यार। और यहाँ आपने दाल में पूरा एक आटा का पैकेट पलट दिया, 1 किलो ले, एक कटोरी में 1 किलो, अब भी नहीं खा पाओगे, ज्यादा नमक हो जाता है तो भी खराब लगता है। ऑप्टिमम का मतलब यही है कि सबसे अच्छा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। मान लो आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, शादी में, घर के कपड़े पहन के जाएंगे? नहीं। और किसी दूसरे की शादी है और मान लीजिए आप ब्राइडल मेकअप कराए हैं, ये भी नहीं ना, ज्यादा सब आप ही को देखने लगेंगे, फिर एक अच्छा इन्हीं की शादी है क्या? आजकल तो लड़के भी मेकअप कराते हैं, है ना? तो हाँ, ब्राइडल मेकअप नहीं कराते तो ग्रूम मेकअप कराते। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्टिमल चाहिए उस सिचुएशन के हिसाब से। सेम है कंपनी के लिए, हर कंपनी अपने यहाँ जो मिक्सिंग चाहती, मिक्सिंग मींस कितना डेट कितना इक्विटी। जब मैं कितना डेट कितना इक्विटी बोलता हूं तो डेट और इक्विटी में केवल डेट और इक्विटी नहीं, कितना प्रेफरेंस, कितना ये बोला ऐसे आता है, तो कितना डेट कितना इक्विटी, ये ऑप्टिमम होना चाहिए। ये चीज आपको सिखाएगी कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हम ऐसा डेट ऐसा इक्विटी चुने जिससे मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सारे सोर्सेज की कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एवरेज कम हो कि ज्यादा हो। हम कहीं से पैसा ला रहे हैं, हमें एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है, 2 ऑप्शन, एक सही एक गलत, एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है जिससे मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाए कि कम हो जाए, कम हो जाए। यही चीज आपको कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर सिखाएगा। तो कह रहे हैं चॉइस ऑफ फाइनेंसिंग मेक्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल अ क्रूशियल वेरिएबल फॉर एवरी कंपनी एज इट विल डिटरमाइन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनीज लुक फॉर द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग, ऐसी मिक्सिंग दैट प्रोवाइड्स एडुकेट फंडिंग। पैसा जितना चाहिए उतना मिल जाए, ज्यादा पैसा भी क्या लाके करेंगे, ज्यादा पैसा लाएंगे, अगर पैसे हमारे पास स्पेयर फंड्स पड़े हुए रहेंगे तो अल्टीमेटली ब्याज की कॉस्ट आएगी, वो क्यों झेले? कम पैसा भी नहीं लाना है, काम ना हो पाए। तो एडुकेट फंडिंग एंड मिनिमाइज रखें अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। क्या है पहली? ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, अंडरलाइन करिए, मिनिमम विच अ फर्म रिक्वायर्स एज ए कंडीशन फॉर अंडरटेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इतना कमाना पड़ेगा, अगर आपको लगता है हम इतना भी नहीं कमा पाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करिए। देखिए ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग बिजनेस नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग किस में जाना चाहते हैं? जॉब में। क्यों? डर है ना कहीं कि ऐसा ना हो जो पैसा लगा दिया उस पैसे पे हम उतना भी ना कमा पाए। जॉब में तो एक सिक्योरिटी ये है कि पैसा तो अपना कुछ लगा नहीं, महीने के आखिरी में तनख्वाह आ जाएगी। और अगर आपके कदम इतने अच्छे थे कि वो कंपनी डूब गई आपके जाते ही, आपके कदम इतने शुभ थे कि वो कंपनी गई, तो आप क्या करोगे? आप उसको नम आंखों से बाय बाय करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लोगे, है कि नहीं? तो कह रहे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग, और इसको आप कट ऑफ रेट बोल सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मशीन खरीद रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाए तो इतना तो चेक कर लीजिए कि कम से कम उससे कमा पाएंगे कि नहीं, कितना, जितना आप पैसा लाने के लिए जो कॉस्ट बियर करने वाले। अ कट ऑफ रेट फॉर द एलोकेशन ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कितना पैसा कहां एलोकेट करें। फॉर एग्जांपल आपने सोचा पेन का भी बिजनेस लगाएंगे, मोबाइल का भी बिजनेस करेंगे, तो कितना पैसा पेन के बिजनेस में लगा दें, कितना मोबाइल के बिजनेस में लगा दें। इट इज द रेट ऑन और रिटर्न ऑन ए प्रोजेक्ट दैट विल लीव अनचेंज्ड मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। जब हम अनचेंज्ड मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक मींस शेयर, ऐसा रेट जिससे आपके शेयर का प्राइस अनचेंज्ड है। अनचेंज का मतलब हम लोग केवल ये कहना चाहते हैं कि कम ना हो, या तो उतना ही रहे या उससे ज्यादा हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल is the rate of return of the firm required from investment in order to increase the value of the firm in the marketplace। यानी आप ऐसा करिए कि आपकी फर्म की वैल्यू मार्केट में बढ़े, ऐसा काम करिए। यहां तक बात समझ में आई? क्यों जरूरी है ये कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, क्या इंपॉर्टेंस है?
चलिए देखते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट टू मॉडर्न मैनेजमेंट इज समराइज्ड एज फॉलो। पहला, सबसे पहला काम, आपको डिजाइनिंग करनी है एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की, एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो आप चला पाए, एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो प्रैक्टिकल भी हो, एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिस पे आप भरोसा कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाया, आपको बड़ा जोश आ गया, मान लो मैंने मोटिवेट किया, या तो आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हैं, मैं तो देखता हूं बहुत से लोग केवल पूरे दिन मोटिवेशनल कोट सुनते रहते हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। खैर, आपको मान लीजिए बड़ा मोटिवेशन आ गया कि नहीं यार पढ़ाई करनी है और हम ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे, आपने टाइम टेबल बनाया कि आप 24 में 20 घंटे पढ़ाई करेंगे। आपने पहले ही रियलिस्टिक टारगेट बनाया ही नहीं, ऐसा टारगेट बनाया जो आप अचीव करने ही नहीं वाले। आपको ऐसा टारगेट बनाना था जिसको आप अचीव कर लें। तो आपने फिर दूसरा टाइम टेबल बनाया, आपने कहा 24 घंटे में केवल हम 15 मिनट पढ़ाई करा करेंगे, हम अचीव करके दिखाएं। तो 15 मिनट आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अब आपने टारगेट इतना कम कर दिया कि उससे कुछ होने वाला, 15 मिनट में अगर 15 नंबर भी मिल गए, जो कि नहीं मिलेंगे उतने भी, तो भी कोई फायदा नहीं है, वो 15 मिनट भी आपने बर्बाद करे, उसमें भी आप कुछ और घूम लेते कहीं पे। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना है। पहली जरूरत ये है, जब आपको ऑप्टिमल डिसाइड करना है तो आपको क्या चाहिए होगी, पहले सबसे पहले क्या पता होगा, क्या पता होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने जा रहे हो तो क्या पता होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पढ़ के देखते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी हेल्पफुल इन डिजाइनिंग अ साउंड, ऑप्टिमल एंड इकोनॉमिकल, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसकी कॉस्ट कम हो, इकोनॉमिकल कैपिटल स्ट्रक्चर हो दिखाओ। ईच सोर्स ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व्स डिफरेंट कॉस्ट, अलग अलग पैसा लाएंगे अलग अलग जगह से, हर जगह की कॉस्टिंग अलग है, डेट पे कुछ और है, प्रेफरेंस पे कुछ और है, इक्विटी पे कुछ और है, एंड डिफरेंट रिस्क, सब पे रिस्क का एलिमेंट अलग अलग है। बाय कंपेयरिंग वेरियस स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, फाइनेंशियल मैनेजर कैन सिलेक्ट बेस्ट, अंडरलाइन कर लो, कह रहा अलग अलग सोर्सेज को जब वो कंपेयर करता है तो फाइनेंशियल मैनेजर बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस को सिलेक्ट करता है। ठीक है। दूसरा, और क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्पफुल इन इवेल्युएशन ऑफ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। मान लो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं यार एक और फैक्ट्री डाल देते हैं, आपको लग रहा है यार 4 मशीन और खरीद लेते हैं, एनीथिंग, किसी भी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाओगे तो अगेन क्या जरूरत है, पैसों की। तो पैसों की जरूरत है तो चेक करना पड़ेगा कि कहां से आएगा, कॉस्ट कितनी पड़ेगी, और आपको एक्सपीरियंस पहले से आपको पता है कितना कमा पाएंगे, तो कंपेयर कर लोगे। पढ़ के देखते हैं। इट हेल्प्स इन द इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ ए गिवन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, यानी आपको जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट दिया गया है व्यापार बड़ा करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस जानने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, आपको पता होगा कि भैया इससे पैसा लाएंगे तो इतना ब्याज देना पड़ेगा, इतनी कॉस्ट होगी, और पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इतना कंपेयर करके कितना कमाएंगे, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। जब आप कंपेयर कर लेंगे आपको पता चल जाएगा वाइबिलिटी है भी कि नहीं, काम करना चाहिए कि नहीं, कितना फीजिबल है काम करना, कितना नहीं। क्लियर। एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड बाय मैनेजमेंट। कब एक्सेप्ट करना चाहिए, अंडरलाइन कर लो, बताओ कब एक्सेप्ट करना चाहिए, जब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का रेट ज्यादा हो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा हो, क्या ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज्यादा हो एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेट्स से 15% इन्वेस्ट करेंगे तो मिल जाएगा 18%, तो 3% एक्स्ट्रा कमा रहे, ठीक है काम कर लेते। एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट ओनली व्हेन द मार्जिनल रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, यानी आपका रिटर्न जो है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग से ज्यादा हो तो ही एक्सेप्ट करें, नहीं तो बिल्कुल एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। रेशनल एलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। देखिए, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, अगर आपकी खुद की बात करें तो आपके पास फाइनेंस होगा, जगह होगी, दिमाग होगा, वही 24 घंटे आपके पास है, उसको सोच समझ के एलोकेट करना चाहिए। उसी 24 घंटे में आप या तो आम बनाएंगे या इमली बनाएंगे, हर काम आप कर सकते हैं क्या, इनिशियल स्टेज पे हर काम आप खुद से करना चाहें तो नहीं कर सकते। इकोनॉमी की बात करें तो आपको यह भी देख के करना चाहिए कि क्या इकोनॉमी के लिए बेटर है क्या नहीं है। देखते हैं, पढ़ते हैं। रेशनल मतलब समझते हैं ना, सोच समझ के, एक प्रूडेंट इंसान जो करता है, समझदार इंसान। रेशनल एलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। The concept of cost of capital is important for the national economy as well, since it provides basis of optimum allocation of financial resources, यानी financial resources को optimum तरीके से utilize करें। इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अगर आपको अपने टॉप मैनेजमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जाननी है, उसके लिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख लेंगे कि कितने पे वो पैसा लेके आए हैं,
कम पे लाए हैं, ज्यादा पे लाए, और कितना उस पैसे से कमा के आपको दे रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रेमवर्क कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव। सच एन इवैल्यूएशन कैन बी डन कैसे? बाय कंपेयरिंग एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी, अंडरलाइन कर लो, by comparing actual profitability of the project undertaken with the projected overall cost of capital। जो भी आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको आप कंपेयर कर ले कि कितना कमा रहे हैं उससे। अगर आपको लग रहा है ज्यादा कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका टॉप मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और उसी बेसिस पे आप उनका अप्रेजल वगैरह कर सकते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन समझते हैं क्या? यही तो पढ़ रहे हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन कहां से कितना पैसा लेके आए, इक्विटी से लाएं, डेट से लाएं। डिविडेंड डिसीजन क्या होगा? डिविडेंड दें, ना दें, कम दें, ज्यादा दें। देखिए आज की क्लास में ही मैंने आपको समझाया कि इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल जीरो नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने आपकी कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन, और आपको चाहते हुए ना चाहते हुए उसको मीट करना पड़ेगा अगर सरवाइव करना है। नहीं मीट करेंगे तो आपको वो पूरी चीज पता है, वो नाराज हो जाएगा, वो शेयर बेचेगा, शेयर के दाम कम होंगे। इस पूरे पे एक चैप्टर है आपके इसमें ही एग्जीक्यूटिव में, वो भी पढ़ेंगे, डिविडेंड डिसीजन बोल सकते हैं या उसको डिविडेंड पॉलिसी के नाम से भी बोल सकते हैं। उस चैप्टर में ये सिखाया जाएगा कि आखिर हम डिविडेंड दें कि ना दें, दें तो कितना दें। एक बहुत बड़ा चैलेंज फाइनेंशियल मैनेजर के पास जो होता है वो ये होता है कितना डिविडेंड दें। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, बहुत ध्यान से समझना। मान लो एक कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे और आपने पास्ट ट्रेंड देखा कि वो ऑन एन एवरेज 10% का डिविडेंड बांटती है, आपने उसके शेयर खरीद लिए। इस बार उस कंपनी ने 6% डिविडेंड बांटा, आप खुश होंगे कि नाराज होंगे? नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज होंगे? कम बांटा। मे भी हो सकता है आज की तारीख में वैसे भी तो अब पेशेंस की कमी है, अब इन्वेस्टर इतना पेशेंस नहीं रखता। अब वो कहता है यार ऑप्शंस बहुत सारे हमारे पास, हम यहां से आउट होके यहां से पैसा अपना रिमूव करके निकाल करके दूसरी कंपनी के खरीद लेंगे। ठीक है, आप नाराज हो जाएंगे। अच्छा उल्टा अगर चले, आपकी 10% की एक्सपेक्टेशन थी, उस कंपनी ने आपको 15% बांट दिया, अब क्या होगा? अब बहुत खुश हो जाएंगे, आप गाने गाने लगेंगे, है ना, बिल्कुल खुशी से आप बिल्कुल दौड़ पड़ेंगे, कंपनी के शेयर्स की डिमांड भी मार्केट में बढ़ने लगेगी, खुश रहेंगे। लेकिन है क्या, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। आपको खुशी तो दिखाई दे रही है, अगर हम लेकिन दूर तक देखें तो एक दिक्कत हमें ये दिखाई दे रही है कि अब आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी 15% की, अगली बार कंपनी ने बांटा 12%, आप कहेंगे यार कंपनी बेकार है। देखिए हम सब ग्रीडी लोग हैं, बचपन से आपको जो जो मिलता गया आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही बढ़ती गई। जैसे जब आप छोटे होंगे, है ना, जब आपको पहली बार साइकिल मिली होगी, अच्छी खुशी हुई होगी, खुशी हुई थी कि नहीं हुई थी? है ना, भयानक खुशी होती यार, आज तो बिल्कुल, है ना, आज पैर जमीन पे नहीं है, कोई ना कोई आपने गाना गाया हो, जो भी है। अब जैसे समझिए आज आप स्कूटी चलते हैं, बाइक से चलते हैं, कार चलते हैं, अगर आज वो लेकर के एक साइकिल दे दी जाए बढ़िया, खुशी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ती जा रही है ना, अपन जब तक पहुंचते जा रहे हैं उससे नीचे कोई जाना नहीं चाहता। मेरे को आज भी याद है जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्या इन्वर्टर नहीं होता था, उतना कॉमन नहीं था, है ना, होता भी होगा तो पैसे वालों क्या होता, अपन इतने पैसे वाले नहीं। फिर किसी तरीके से हमारे घर में वो छोटी बैटरी आई, उसमें क्या होता था, उसमें 2 चिमटी टाइप की होती थी, उसी में लगता था और एक टेबल फैन चल जाता था और सीएफएल चल जाती थी, सीएफएल होती थी उस समय पे, है ना, एलईडी लाइट वगैरह का जमाना नहीं था। हम लोग इंतजार करते थे कब लाइट जाएगी, बड़ी खुशी होती थी कि देखो हमारे यहाँ सीएफएल चल रही है और एक टेबल फैन, और हम लोग चारों पांचों लोग बिल्कुल एक लाइन लगा करके लेटते थे, सबको हवा लगे। फिर जमाना बढ़ा, फिर जब वो वाला इन्वर्टर आया कि यार अच्छा इससे पंखा भी चल जाता है, टीवी भी चल जाएगा इससे, नहीं अरे यार क्या बात है, अब तो अंबानी से कम हमें नहीं। तो वहां पे एक्सपेक्टेशन पहुंच गई, इन्वर्टर लगवा लिया। अब अगर वही छोटा वाला दे दिया जाए तो काम होएगा नहीं। फिर उसके बाद और जमाना बढ़ा, हम ऐसी सोसाइटी में पहुंच गए जहां पावर बैकअप है, पता ही नहीं चलता लाइट कब आ रही है कब जा रही है, लाइट जा रही है आ रही है हमें फर्क ही नहीं, सब कुछ चल रहा है, जनरेटर चल रहा है अपने आप।
आप देख रहे हैं जमाना कितनी तेजी में बदल रहा है, या यूं कहें हम लोग कितनी तेजी में बदल रहे हैं। तो जो भी इंसान जहां से ऊपर पहुंच रहा है उसके नीचे उसका सही नहीं है। सेम है इक्विटी वाले, हैं तो हम ही सब लोग ना। अगर इक्विटी वालों को आपने उनकी जरूरत से ज्यादा दे दिया, खुश तो होंगे लेकिन आगे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने आगे मेंटेन नहीं किया फिर से वही दिक्कत आएगी, फिर से वो दुखी हो जाएंगे। जिसको जो दोगे ना, आप समझ रहे हैं बात को। जैसे आज आपको टेबल चेयर पे पढ़ा रहे हैं, दरी देते तो आप पढ़ेंगे नहीं। और आज से अगर 60 70 80 साल पहले पहुंच जाएं, नहीं, जो पहले की पाठशालाएं होती थी, है ना, वो बोरा बिछा के जमीन बैठ के पढ़ते थे, उनको दरी देना बड़े खुश हो जाते। सब कुछ एक्सपेक्टेशंस पे है कि नहीं, पढ़ के देखते हैं। इसीलिए स्टूडेंट ने इस पे भी चैप्टर दिया, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। दिस कॉन्सेप्ट इज यूजफुल इन अदर एरियाज ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, जैसे कि कितना डिविडेंड देना है, डिविडेंड डिसीजन, डिसीजन ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड राइट इशू, हमें प्रॉफिट से और पैसा लाना है, राइट इशू करना है कि नहीं करना है। राइट इशू समझते हैं, राइट इशू होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, मान लो हमें पैसा और चाहिए, कंपनी लॉ में आएगा भी आपके, हमें, हमारी कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, हमने इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं, हमें और पैसा चाहिए इक्विटी शेयर वालों से, तो हम मार्केट में नए इक्विटी शेयर डायरेक्टली इशू नहीं करते, हम पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देते हैं कि क्या आप ही मेरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहोगे। वो मना करते हैं तो फिर हम बाहरी लोगों को बेचते हैं। तो राइट इशू कितना करें, वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करें। सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे आ गया? देखिए, अगर आपने जो पैसा कमाया उसमें से आपने थोड़ा बांट दिया, थोड़ा रोक लिया, तो उस पैसे को आप अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करना चाहें तो भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल कैसे करें, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस हुई कॉस्ट ऑफ कैपिटल की? अगर हेडिंग की बात करें, सबसे पहले ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करने में आपकी मदद करेगा, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने में मदद करेगा, एलोकेशन कैसे करें नेशनल रिसोर्सेज का उसमें आपकी मदद करेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानिए टॉप मैनेजमेंट की इवैल्यूएशन के लिए उसकी मदद करेगा, एंड फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस लेने में आपकी मदद करने वाला है। बताओ, आज की क्लास में अभी तक में कोई डाउट है? पक्का सारी चीजें समझ में आ गई? घर पे जाके आज एक बार और इतना ही पढ़ लेना, है ही नहीं, ज्यादा ही नहीं पढ़ा है। और मेरी बातों को एक बार सोचना, मैंने जो बोला, प्लस क्या करना, आगे के कुछ टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं पढ़ने के लिए, घर पे पढ़ के आइएगा। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या क्या फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, मार्केट कंडीशंस कैसी, पर पढ़ के आना। और इसके अलावा कहां तक पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये पढ़ना है, कहां तक पढ़ के आए सर हम लोग, बस यहां तक आप पढ़ाना, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल से ऊपर। अगर पढ़ने का मन करे तो आप आगे भी पढ़ सकते हो, लेकिन इतना तो आप पढ़ के आना। ठीक है जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई बात आपके दिमाग में मेरे को शेयर करना है? हाँ बोलिए। इस चैप्टर में पहले बताओ, इस चैप्टर में नहीं है ना? हाँ ठीक है, बाय, थैंक यू।